हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉलम। तो बेसिकली कॉलम क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका इंट्रोडक्शन जो है आज हमें पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं कॉलम के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर में, तो कॉलम क्या होता है, तो बेसिकली कॉलम होता है एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर जो कैरी करता है कॉम्प्रेसिव लोड। अब कॉम्प्रेसिव मतलब क्या, तो कॉम्प्रेसिव यानी पुश टाइप का लोड। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो पुश करने वाला लोड जो रहता है उसको हम कॉम्प्रेसिव लोड बोलते हैं। तो जो भी मेंबर हमारा कॉम्प्रेसिव लोड कैरी करता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर रहेगा जो कि क्या करेगा, आपके टोटल स्ट्रक्चर का लोड जो है वो ट्रांसफर करेगा क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर से लेके फाउंडेशन तक। ठीक है, तो जो भी सुपर स्ट्रक्चर का स्लैब का लोड है, बीम का लोड है, बीम का लोड कॉलम पे आएगा, कॉलम के थ्रू ट्रांसफर होगा वो फाउंडेशन में। ठीक है, तो ये रहेगा कॉलम। तो अगले वीडियोस में हम इसके बारे में, इसका डिजाइन जो है वो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो कितने टाइप्स रहते हैं, तो बेसिकली अगर कॉलम को मैं क्लासिफाइड करना चाहता हूं तो कॉलम के अकॉर्डिंग टू जिसका शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके हिसाब से इसको होता है। देन सेकेंड रहता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन, थर्ड टाइप्स ऑफ लोडिंग, और फोर्थ रहता है स्लेंडरनेस रेशियो के हिसाब से। देन अगर हम इसको और क्लासिफाई करना चाहते हैं तो लैटरल रेनफोर्समेंट जो भी है उसके हिसाब से भी हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। सो एक एक करके हम इसको पढ़ने वाले हैं आज। तो फर्स्ट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो बहुत सारे शेप के आपको जो कॉलम है वो यूज कर सकते हैं आप। सो बेसिकली आप जो यूज करते हो वो होता है रेक्टेंगुलर टाइप का कॉलम। उसका शेप जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन इसे हम स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, सर्कुलर शेप में भी बना सकते हैं। ठीक है, देन पेंटागन शेप में भी इसको हम बना सकते हैं, हेक्सागन शेप में भी हम इसको बना सकते हैं, और ऑक्टागन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप में जो हम उसको बना सकते हैं। तो अगर मैं शेप के हिसाब से बात करूं तो इसके शेप के हिसाब से स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, पेंटागन, हेक्सागन, ये तरह तरह के कॉलम जो है वो आ जाएंगे आपके पास। देन सेकेंड जो है, सेकेंड रहता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो उसके हिसाब से भी इसको टाइप्स जो है वो हम क्लासिफाइड करते हैं। सो बेसिकली टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली आप पुराने जमाने में या फिर आप अभी भी देख सकते हो जहां पे वुडन हाउसेस होते हैं, ठीक है, लकड़ी के हाउसेस, तो वहां पे जो कॉलम होता है या सपोर्ट होता है वो हम वुडन का देते हैं, टिम्बर का देते हैं। ठीक है, तो उसको टिम्बर कॉलम बोला जाता है। जहां पे हम वुडन का या लकड़ी का यूज करते हैं उसको हम टिम्बर कॉलम बोलेंगे। देन अगर आप बहुत ज्यादा हेवी लोड है, ठीक है, जैसे कि गोडाउन है, सिनेमा हॉल है, या ट्रस है जहां पे मेंबर जो होता है वो यूज होते हैं, तो इस सिचुएशन में जहां पे बहुत ज्यादा लोड है और स्पैन भी बहुत ज्यादा है तो वहां पे हम स्टील कॉलम का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टील कॉलम आपको कहां पे दिखाए को मिलेंगे, तो जैसे बड़े बड़े कारखाने हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, देन गोडाउन्स है, उसमें हम स्टील कॉलम का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आरसीसी कॉलम। अब आरसीसी कॉलम कहां पे यूज होता है, तो जनरल बिल्डिंग जो होती है हमारी, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, उसमें हम आरसीसी कॉलम का जो है वो यूज करते हैं। देन इसी के साथ एक और आता है मेसनरी कॉलम। अब मेसनरी कॉलम मतलब क्या, तो जनरली आपको पता है कि दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉलम जो है आरसीसी कॉलम वो लोड ट्रांसफर करता है, लेकिन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वॉल के थ्रू जो है वो लोड ट्रांसफर होते रहता था। अब अगर हम बहुत ज्यादा लोड नहीं है, कहीं पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, तो उस समय अगर मुझे आरसीसी कॉलम वहां पे प्रोवाइड नहीं करना है, वहां पे लोडिंग भी कम है, तो उस समय मैं मेसनरी कॉलम जो है वो भी प्रोवाइड कर सकता हूं, जो कि आपका क्या रहेगा, ब्रिक वर्क से बना हुआ रहेगा। ठीक है, ब्रिक से बना हुआ कॉलम खड़ा कर देंगे, उसी को हम मेसनरी कॉलम भी बोलते हैं। तो ये थे अकॉर्डिंग टू शेप एंड मटेरियल यूज। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो अभी आपके है स्लेंडरनेस रेशियो और टाइप्स जो है वो आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द लोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब लोडिंग की वजह से कितने इसके टाइप्स होते हैं वो हमें देखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से देखिए। सो बेसिकली 3 या 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा एक्सियल कॉलम, ठीक है, एक्सियल कॉलम, और सेकंड जो रहता है हमारा, सेकंड रहता है हमारा दैट इज इसेंट्रिक कॉलम। ठीक है, इसेंट्रिक कॉलम। अब ये दोनों क्या होते हैं, इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो एक्सियल कॉलम में क्या होता है, तो जनरली अगर मैं देखना चाहूं तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, जो उसका टॉप व्यू जो है हम देखेंगे वो है
दे इसका अगर मैं बॉटम से देखना चाहूं तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा कॉलम। ठीक है, मैं इसको ब्रेक लाइन दे देता हूं। अब होता क्या है कि अगर ये कॉलम है, सपोज दिस इज बी है और सपोज दिस इज डी है, बी और डी क्रॉस सेक्शन है, तो अगर मैं इसके दोनों एक्सिस निकाल लेता हूं, सपोज एक्स एक्सिस एंड सपोज दिस इज वाई एक्सिस, ऐसे इसके दोनों एक्सिस जो है वो आ गए हैं। अब होता क्या है कि जब भी अगर कोई भी लोड आता है, कॉलम के ऊपर का लोड आता है, वो लोड एग्जैक्टली यहां पे आता है। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पे, मतलब जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो मीट होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आता है तो उसको एक्सियल कॉलम बोलेंगे, या फिर सिंपल लैंग्वेज में जहां पे कॉलम का टोटल सेंट्रॉइड एक्ट होता है। अब सेंट्रॉइड आपको पता है, तो सेंट्रॉइड यहां से रहेगा b/2, यहां से रहेगा d/2। तो अगर ये लोड आने वाला लोड जो है एग्जैक्टली उसके सेंट्रॉइड से गुजरता है तो उसको बोलेंगे हम एक्सियल कॉलम। ठीक है, तो अगर यहां से ये लोड जो है वो ऐसे सेंट्रॉइड से गुजरता है, सपोज दिस इज लोड इज P, ये कहां से गया, एकदम इसके सेंटर से गया, सेंट्रॉइड से गया। ठीक है, सेंट्रॉइड से गया मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों से गया है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सियल कॉलम। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा एक्सियल कॉलम। अब एक्सियल कॉलम में क्या होता है, तो इसमें ऊपर ओनली एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आती है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड आएगा, इस लोड की वजह से क्या होगा, दैट इज लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू डी। ठीक है, सो दिस इज लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है अपना, बी इंटू डी। तो ये जो होता है ये होती है हमारी स्ट्रेस। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, ओनली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, इसके ऊपर कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो एक्ट नहीं करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड जो रहेंगे वो रहेंगे इसेंट्रिक कॉलम। अब इसेंट्रिक कॉलम क्या होता है, तो इसेंट्रिक कॉलम को हम दो पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। तो इसेंट्रिक कॉलम का पहला आता है दैट इज यूनिएक्सियल कॉलम, यूनिएक्सियल कॉलम, और सेकेंड जो रहता है वो रहता है हमारा बायएक्सियल कॉलम। ठीक है, तो ये रहेगा बायएक्सियल कॉलम। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल कॉलम, ये इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, अब यूनिएक्सियल क्या होगा, तो जनरली मैंने सिंपल फिर से एक क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, सपोज दिस इज क्रॉस सेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको भी मैंने दिखा दिया। अब इसमें होता क्या है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। सो इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस भी है। ठीक है, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब आने वाला लोड, मैंने क्या बोला था कि लोड हमेशा कहां पे जाएगा, सेंट्रॉइड से जाएगा। लेकिन अगर आने वाला लोड सेंट्रॉइड में नहीं है, यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, ये लोड कहीं पे यहाँ पे है। ठीक है, ये लोड जो है वो P यहाँ पे आ गया कहीं तो भी। ठीक है, अब P अगर यहाँ पे आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आ गई। अब इसेंट्रिसिटी मतलब क्या, तो इसेंट्रिसिटी मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड टू द लोड एक्टिंग, जहां पे लोड एक्ट होता है और उससे सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस मतलब इसेंट्रिसिटी होता है। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आ गई, मतलब लोड जो है इसके सेंटर पे नहीं आ रहा, सेंट्रॉइड पे नहीं आ रहा, कुछ दूर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोला जाता है यूनिएक्सियल। अब यूनि मतलब क्या, तो ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, दोनों एक्सिस पे लोड एक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने एक्सियल बोला। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक्सिस पे लोड नहीं एक्ट हो रहा है, एक ही एक्सिस पे एक्ट हो रहा है लोड। देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे लोड एक्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे लोड एक्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम यूनिएक्सियल लोड, यूनिएक्सियल लोड। अब यूनिएक्सियल लोड या यूनिएक्सियल कॉलम जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, तो आपका लोड जो देखिए, अब ये है P यहां पे आना चाहिए था, लेकिन P यहां पे नहीं है, P यहां पे आ गया आपका। ठीक है, आ गया P, मतलब सेंटर पे लोड नहीं है, उसके कुछ इसेंट्रिसिटी पे है, दिस इज E इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी x डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने EX लिख दिया यहाँ पे। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा था, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, लोड तो आएगा, लोड के साथ साथ यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस और मोमेंट भी आएगा। अब कैसे आएगा, तो ये लोड यहाँ पे देखिए, अगर मुझे मोमेंट लेना है तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, तो P इज अ वर्टिकल लोड इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सो P इंटू EX, सो P इंटू EX, P इंटू EX, ये आ गया मोमेंट आपका। तो यहां पे क्या हुआ कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस भी इसमें एक्ट हो गई। तो एक लोड एक मोमेंट, इसको बोलेंगे यूनिएक्सियल, मतलब कोई भी एक ही आपके एक्सिस पे वो एक्ट कर रहा है। इसी के साथ हम देखेंगे बायएक्सियल। अब बायएक्सियल क्या होता है, तो बायएक्सियल में देखिए, सपोज दिस इज कॉलम है
इसका भी हमने एक्स एक्सिस निकाल लिया, वाई एक्सिस निकाल लिया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। इसको हमने दिखा दिया कॉलम में। तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है, यहां पे दोनों एक्सिस पे था, यहां पे एक ही एक्सिस पे लोड था। अब यहां पे क्या होगा कि ये एक्स है, ये वाई है, तो ये लोड जो है वो दोनों एक्सिस पे नहीं रहेगा, ये लोड कहीं तो भी यहां पे रहेगा पी, ठीक है। ना ही ये एक्स एक्सिस पे है, ना ही ये वाई एक्सिस पे है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है ये बन गया आपका इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन और ये बन गया आपका इसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बन गया आपका इसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों डायरेक्शन में इसेंट्रिक है, ठीक है, मतलब दोनों एक्सिस पे ये नहीं है। इसको बोलेंगे बायएक्सियल, मतलब वो दोनों एक्सिस से इसेंट्रिक है, उसको बोलेंगे बायएक्सियल कॉलम। अब यहां पे अगर देखना चाहे तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ, लोड आपका यहाँ पे कहीं तो भी है, ठीक है। अब इसको अगर देखना चाहे तो इसपे क्या क्या आएगा, तो इसमें पहला लोड आएगा, दूसरा क्या आएगा, मोमेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में। अब मोमेंट एक्स डायरेक्शन में कैसे, तो दिस इज पी, पी इज अ वर्टिकल डिस्टेंस, सो पी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, पी इंटू ई एक्स, सो P इंटू ई एक्स आपको mx मिल गया, मोमेंट इन x डायरेक्शन। लेकिन my भी यहां पे मिलता है, मोमेंट इन y डायरेक्शन, सो दिस इज P इंटू ई वाई, सो P इंटू ई वाई, दिस इज मोमेंट इन y डायरेक्शन। ऐसे दो मोमेंट मिल गए। तो एक लोड दो मोमेंट आते हैं तो उसको बायएक्सियल बोलेंगे, दोनों एक्सिस पे लोड नहीं रहेगा। एक लोड एक मोमेंट यूनिएक्सियल और ओनली लोड ये आता है आपका एक्सियल कॉलम। तो इस तरह से ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं, ये तीनों का आपको डिजाइन जो है वो भी करना रहता है। आप अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखते हो तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके कॉलम जो रहेंगे वो हमेशा बायएक्सियल कॉलम आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जिसपे लोड जो है वो एक आधी कोई तो भी इसेंट्रिसिटी में रहेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। देन इसी के साथ हमारा जो थर्ड होता है वो है अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो में स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो स्लेंडरनेस रेशियो को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। तो लैम्बडा जो है वो रहता है, इट इज द रेशियो ऑफ दैट इज इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लैटरल डायमेंशन, इफेक्टिव लेंथ को हम KL से भी डिनोट करते हैं और लीस्ट लैटरल डायमेंशन LLT। अब ये क्या होता है, तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो किस तरह से निकाल जाती है और लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या होता है। सो बेसिकली लीस्ट लैटरल डायमेंशन मतलब क्या, तो सपोज आपको यहाँ पे एक कॉलम गिवन है B इंटू डी है, सपोज इसका B जो है वो 400 है और D जो है वो 600 है, तो इसका लीस्ट लैटरल डायमेंशन मतलब क्या, दोनों में से जो भी छोटा डायमेंशन है वो लेंगे। तो इसका लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका लीस्ट लैटरल डायमेंशन हो जाएगा 400, ठीक है, ये आ गया। अब हमें देखना है कि KL इफेक्टिव लेंथ की कंडीशंस क्या क्या है। तो इफेक्टिव लेंथ के लिए हमें ये कंडीशंस कुछ याद रखने हैं। अगर एक कॉलम है, ठीक है, इसके बोथ एंड आर हिंज, सबसे पहले देख लेते हैं बोथ एंड आर हिंज। तो दोनों एंड अगर हिंज है, बोथ एंड हिंज, अगर दोनों एंड हिंज है तो इसका L इफेक्टिव जो रहेगा वो रहेगा L, मतलब दोनों सेम रहेंगे। तो ये उसका ओरिजिनल लेंथ हुआ और ये उसका इफेक्टिव लेंथ हुआ, ठीक है। ये दोनों जो रहेंगे वो सेम रहेंगे जब कब बोथ एंड आर हिंज रहेगा। सेकंड जो रहेगा बोथ एंड आर फिक्स, बोथ एंड आर फिक्स, दोनों एंड फिक्स रहे तो क्या होता है, तो यहां पे देख लीजिए बोथ एंड आर फिक्स, मतलब ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। तो दोनों एंड अगर फिक्स होते हैं तो ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन जब बेंडिंग होगा तो बेंडिंग कुछ इस तरह से होने वाला है इसका, ठीक है। तो ये हो गया इसका इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव। सो देयरफॉर ये यहाँ पे L इफेक्टिव होता है, बोथ एंड आर फिक्स रहा तो दैट इज L/2, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी इफेक्टिव लेंथ की कंडीशन है। देन थर्ड जो है वो थर्ड रहता है दैट इज वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री, वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री, अदर इज फ्री। तो एक एंड फिक्स है और अदर एंड फ्री है, तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ क्या रहेगी, वन एंड फिक्स है और दूसरा एंड जो है वो फ्री है। अब इसके लिए क्या होगा कि ये है उसकी ओरिजिनल लेंथ, अब इसका जो इफेक्टिव लेंथ रहेगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि इफेक्टिव लेंथ जो रहती है वो रहती है इसकी
दैट इज ट्वाइस ऑफ एल, ट्वाइस ऑफ एल। देन फोर्थ कंडीशन हमारे पास, फोर्थ है दैट इज वन एंड हिंज एंड अदर इज फिक्स, अदर इज फिक्स। तो अगर ये कंडीशन रहती है तो आपको याद रखना है, सो दैट इज दिस इज वन एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज। तो ये कंडीशन रहती है तो इस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ जो रहता है वो रहता है L/√2। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन जो है वो आपको याद रखनी है। अब ये चारों कंडीशन तो आपने याद रखनी है, तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव लेंथ भी मिल गया और लीस्ट लैटरल डायमेंशन जो है वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया। अब स्लेंडरनेस रेशियो के हिसाब से कॉलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो रहता है हमारा शॉर्ट कॉलम और दूसरा रहता है लॉन्ग कॉलम। तो क्या रहेंगे ये दोनों? सो बेसिकली फर्स्ट इज शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम क्या रहता है? तो शॉर्ट कॉलम में बस आपको इतना ही याद रखना है कि लीस्ट लैटरल डायमेंशन या फिर स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है, अगर स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 आता है, लेस देन 12, तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट कॉलम। तो नेक्स्ट रहेगा लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम क्या रहेगा? अगर ये स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा इज ग्रेटर देन 12 आता है, अगर ग्रेटर देन क्या है? ये 12 है, तो उसी को बोलेंगे हम लॉन्ग कॉलम। तो इस तरह से ये दोनों आपको याद रखना है। ये मोस्ट ऑफ द आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में ये आपको पूछा जाता है कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है और स्लेंडरनेस रेशियो के हिसाब से लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम भी क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है। देन हमारा जो लास्ट रहेगा वो रहेगा अकॉर्डिंग टू लैटरल रेनफोर्समेंट। अब लैटरल रेनफोर्समेंट मतलब क्या? तो अगर एक खाली कोई भी कॉलम है उसके ये हम टाई यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाई, जो आपको क्या रहेंगी? ये कॉलम को पकड़ के रहेंगी। तो अगर मैं ये टाई यूज करता हूं तो इसको टाई कॉलम बोलेंगे। और अगर क्या होता है कि सर्कुलर कॉलम है तो उसमें हम स्पाइरल या हेलिकल शेप के रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। सो देयरफॉर अगर ये ऐसे आपको दिखाई देती है हेलिकल रेनफोर्समेंट, तो इसको बोलेंगे स्पाइरल कॉलम या फिर हेलिकल कॉलम। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे कॉलम और उसके टाइप्स, देन इफेक्टिव लेंथ के बारे में जो है वो पढ़ लिया है। इसके आगे वाले वीडियोस में हम इसकी डिजाइन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।